हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की, और बेटा चर्चा आईसीआर तक हम कर चुके हैं। एक बार आईसीआर आज रिपीट करूंगा और फिर बेटा डीएससीआर की बात करेंगे। लो प्यारे बच्चों, एक बार आईसीआर रिपीट करता हूं। बेटा कल हमने आईसीआर का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, खैर बाद में हमने समझ भी लिया, लेकिन समझो बेटा कि एक बार रट लो इसको। आईसीआर का फॉर्मूला है बेटा ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, और जब भी बेटा इस रेशो का आंसर आता है, इस रेशो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। कल मैं बेटा रीड कराने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा एज्यूम करो कि ईबीआईटी किसी फर्म का बेटा 10 लाख है और बेटा इंटरेस्ट 2 लाख है, तो इस रेशो का आंसर आएगा 5 टाइम्स। बेटा ईबीआईटी अगर 12 लाख हो और इंटरेस्ट 2 लाख हो तो आंसर आएगा 6 टाइम्स। इसको रीड करने की कोशिश करो कि क्या मतलब है। बेटा नाम है रेशो का इंटरेस्ट कवरेज रेशो। दैट सिंपली मीन्स कि आपकी कमाई इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर लेती है, इंटरेस्ट कवरेज, ठीक है ना बेटा। और बेटा आप खुद देखो, यहां पर मैं इसको 2 स्टाइल से रीड कर सकता हूं कि मेरी फर्म इतना पैसा कमा रही है कि ब्याज को तो हम 5 बार दे देंगे, या हम ब्याज से 5 गुना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना। अगर पेपर में लिखना पड़े तो अभी तक की बात को कैसे लिखोगे? ICR refers to the number of times you are earning before interest and taxes cover the interest payment obligation। ICR क्या बताता है बेटा? कितनी बार आपकी कमाइयां ब्याज को कवर कर लेती हैं। और बेटा जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रिस्क खत्म होता चला जाता है कि आप ब्याज के पैसे भी ना दे पाओ। कल भी मैंने ये बात बोली थी बेटा, अगर आपकी रेशो 2 टाइम्स है, आपने कमाए 4 लाख, ब्याज देनी है 2 लाख, रेशो आई 2 टाइम्स। बेटा आपने कमाए 2 लाख, बेटा देने भी ब्याज 2 लाख है, आपकी रेशो है 1 टाइम। बेटा देखो, अगर आप कमाई 2 लाख रहे हो और बेटा ब्याज ही ब्याज 2 लाख है, तो शायद 1-2% खतरा है कि कंपनी ब्याज ही ना दे पाए। आप कमा 4 लाख रहे हो, बेटा देना 2% है, अभी भी थोड़ा बहुत खतरा है कि ब्याज ना दे पाओ। लेकिन बेटा अगर कमाई 12 लाख रहे हो तो 2 लाख ना दे पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती चली जाती है बेटा, वैसे वैसे रिस्क कम होता चला जाता है कि कंपनी से ब्याज के पैसे भी नहीं निकलेंगे। हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। समझ आई बात अभी तक जितनी बोली? बेटा मैं बोलूं अगर आपको ये रेशो अच्छी है, अच्छी किसको बोलते हैं वैसे बता देता हूं, अकाउंट्स में भी पढ़ने को मिलेगा। बेटा आईसीआर की आइडियल रेशो 6 to 7 टाइम्स मानी जाती है। अगर ये रेशो 6-7 गुना है ना तो माना जाता है यार बहुत अच्छी है, 6-7 गुना है। तो बाबू अगर ये रेशो 6-7 गुना आपको दिखाई दे रही है तो बेटा आप डेट से पैसा ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। यानी कि अगर 6-7 गुने से कम हो तो बेटा डेट से पैसा मत लेना, मतलब इक्विटी से लेना, ठीक है ना। हाउएवर दिस रेशो इज नॉट द एडिक्वेट मेजर, कल मैं बात करके गया हूं इसके ऊपर। लेकिन बेटा तब भी इस रेशो में कमी है। मैं बोल रहा हूं बेटा अगर ये रेशो 6-7 गुना दिखाई दे पैसा ले लो, लेकिन बेटा ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की, मेरी नहीं है। मैं तो कहता हूं नहीं लो, आईसीआर को तो देख के पैसा कभी नहीं लेना चाहिए डेट से, क्योंकि इस रेशो में तो बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं बेटा। ये रेशो सिर्फ इंटरेस्ट कंसीडर करती है, वेयर इज द प्रिंसिपल अमाउंट। मैं कल भी बोल रहा था बेटा, जिस अमाउंट का ब्याज ही ब्याज 2 लाख हो, कम से कम बेटा लोन 20 लाख का होगा। वो कहाँ कंसीडर करा आपने 20 लाख को? पहली कमी। दूसरी कमी, अ फर्म मे हैव अ हाई ईबीआईटी बैलेंस बट लो कैश बैलेंस। कल मैं इसका जवाब देकर गया था आपको। बेटा ईबीआईटी का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो होता है, पहले भी कर चुका हूं बात। ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाबू आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता था ग्रॉस प्रॉफिट,
आप P&L अकाउंट को स्टार्ट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट से, बहुत सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। इन बहुत सारे खर्चों में से कुछ खर्चे ऐसे हैं बेटा जो बिजनेस के ऑपरेट करने से हो रहे हैं, जिनको मैं ऑपरेटिंग खर्चे बोलता हूँ, और कुछ खर्चे ऐसे हैं बेटा चाहे बिजनेस ऑपरेट करो कि नहीं करो ये खर्चे तब भी होंगे, इन्हें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। बेटा अगर मैं जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दूं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्यार से बोलें तो ईबीआईटी। बेटा मैंने एक बात बोली, मान लो किसी फर्म का जीपी था 20 लाख, मान लो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 8 लाख, तो ईबीआईटी आया 12 लाख, ईबीआईटी आया बेटा 12 लाख। ऐसा हो सकता है बेटा ईबीआईटी तो 12 लाख और कैश बैलेंस दिखाई दे रहा हो सिर्फ 50,000। आपने क्या करा इस रेशो में, ईबीआईटी को कंसीडर करा, वेयर इज द कैश बैलेंस, कैश की जरूरत क्या है ये भी समझ लो। वैसे मैं कल बता के गया हूं बेटा कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड हमेशा कैश में पेड होंगे, नेवर इन काइंड। आप ये नहीं कह सकते बेटा कि मेरे पास प्रॉफिट तो है लेकिन कैश बैलेंस नहीं है, एक काम करो डिबेंचर होल्डर, मैं आपको क्या करता हूं, मेरी कंपनी है प्लाईवुड बनाती है, सबके घर पे प्लाईवुड भेज देता हूं, कैश मत लो, इंटरेस्ट। ऐसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट को कह दो सरकारी ऑफिस में बेटा प्लाईवुड भिजवा देता हूं, आप फर्नीचर खड़ा कर लेना, टैक्स नहीं दे रहा कैश। ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं बेटा, आपको हमेशा ये चीजें कैश ही पे करनी होती है। और बेटा ये रेशो में कमी क्या है बेटा, आप सिर्फ ईबीआईटी का बैलेंस कंसीडर कर रहे हो। आपने देखा ईबीआईटी 12 लाख, बोल दिया भाई साहब अपने क्लाइंट को कि ले लो भाई डेट से पैसा ले लो, उसने बेटा ये 12 लाख देखते हुए आपकी सजेशन पे उसने पैसा ले लिया बेटा डेट से, और कैश बैलेंस उसके बिजनेस में है 50,000। कहां से देगा वो 2 लाख का ब्याज, कहां से देगा ये 2 लाख वो बेटा? आपने क्या करा, प्रॉफिट को कंपेयर करा ना बेटा इंटरेस्ट से। मैं बोलता हूं कैश बैलेंस को कंपेयर करना चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, कैश के साथ भी तो कंपेयर करो। 50,000 से 2 लाख नहीं दिए जाते, कंपनी बंद करा दोगे आप उसकी, ठीक है ना जी। अब बेटा बहुत आराम से एक बार रिपीट करना है, मैंने कल बोला था कि आपको मुझे याद कराना है, ठीक है ना, और याद कराना है तो बेटा पहले याद ही होगा, बाद में होंगे सारे काम धंधे। मेरी तरफ देखना, नोट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए नोट्स, आप सामने देखते रहो। ICR refers to the number of times your earning before interest and taxes covers the interest payment obligation। मेरे साथ साथ बोलोगे आप ये बात अब, ठीक है ना। ICR refers to the number of times your earning before interest and taxes covers the interest payment obligation। ICR is equals to EBIT upon interest. Higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation। बोलो फटाफट से, higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation। However, this ratio is not the adequate measure। कुछ भी हो जाए बेटा ये, लेकिन रेशो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। However, this ratio is not the adequate measure। A firm may have a high EBIT balance but low cash balance। This ratio consider only interest payment but not the principal repayment। बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा। कुछ मुश्किल बात बोली क्या? ठीक है ना, ध्यान रखना जो रेशो में दोनों कमियां है ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही क्लियर होंगी। यहां नजर घुमाओ बेटा, सीधा बोलना कि फर्म के पास हाई EBIT बैलेंस हो सकता है लेकिन लो कैश बैलेंस हो सकता है। फर्म क्या कर रही है बेटा इस रेशो में, सिर्फ इंटरेस्ट को कंसीडर कर रही है, प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं कर रही। समझ आई बात? ओके बात बेटा। अब DSCR पे आ रहा हूं, और मैंने बोला था इस पे टाइम बहुत लगेगा 30 से 40 मिनट तो लगेगा बाबू, अकेली हेडिंग पे। और एक बात बता देता हूँ,
मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, लेकिन बेटा जो इंसान पहली बार में समझता है ना, जो पहली बार में पढ़ाने की फील होती है, वो दूसरी बार कभी नहीं होती। ठीक है ना, ये मान लेना मैं पहली बार जितने एफर्ट डालूंगा उतने दूसरी बार मेरे से डलेंगे नहीं, मैं कितनी कोशिश कर लूँ। अगर 2 बार के बाद भी आपको लगा कि मुझे समझ नहीं आया, तो रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और कई बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन कहीं आखिरी में रटेंगे उसको। हर साल की जिम्मेदारी है ये मेरी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की, समझो समझो समझो, एट द एंड 2-4 को तो रटना ही पड़ता। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी, और यकीन मानना जितनी ICR में कमियाँ हैं, वो जो 2 कमियाँ हैं, वो DSCR में कभी दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, DSCR अपने आप में सबसे अप्रोप्रिएट रेशो है। जब बेटा कोई लोन लेने जाता है, डेट का मतलब लोन से भी तो है, डेट का मतलब डिवेंचर नहीं होता, डेट का मतलब होता है हर तरीके का लोन। ठीक है ना बेटा, जब बैंक लोन कर रहा होता है, सबसे पहले क्लाइंट को कहता है DSCR कैलकुलेट कराओ CA से। ठीक है ना बेटा, तो ये तो चीज़ हमारी कॉर है बेटा। चलो जी, DSCR समझेंगे। लो प्यारे बच्चों, DSCR की बात करेंगे। बस कुछ कह नहीं रहा बंदा, ये चुप ही नहीं हो रहे, बस करो। हाँ जी, सामने देखना बेटा। बाबू बात कर रहे हैं रेशो की, DSCR, और DSCR की फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट की सर्विस करने में कितना पैसा लगेगा, डेट सर्विस कवरेज रेशो। लो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक दिन बात बोली थी अभी आज से 2 दिन पहले कि बेटा इक्विटी इंक्लूड 3 थिंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। और मैंने ये भी बोला था यार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों दिखाई देती है इक्विटी में, मुझे नहीं समझ में आता। मेरी नज़र में कल भी डेट थी और आज भी डेट है बेटा। जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना पड़े, हर वो चीज़ लोन होती है बेटा, वो कभी इक्विटी नहीं हो सकती। ठीक है ना बेटा, और प्रेफरेंस का पैसा मैक्सिमम 20 साल तक रोक लोगे, 20 साल बाद तो देना ही पड़ेगा बेटा। तो लोन के अलावा इसकी कोई और कैटेगरी हो नहीं सकती। मेरी नज़र में कल भी लोन था और आज भी लोन है। ठीक है जी, अब समझना बेटा एक काम बहुत आराम से सुनना बेटा। ये लिखा क्या है मैंने, पहले तो ये समझ लो बाबू, इस रेशो का भी आंसर टाइम्स में आएगा। ठीक है ना, जैसे ICR का आंसर टाइम्स में आएगा, वैसे ही बेटा इस रेशो का भी आंसर टाइम में आएगा। बेटा ये ना कैश प्रॉफिट्स है, और यही समझाने के लिए 20 मिनट चाहिए मुझे, समझाऊंगा मैं बेटा। ये कैश प्रॉफिट है, कैसे हैं बेटा मैं समझाऊंगा। और आपको बता देता हूं बेटा, ये कैश कमिटमेंट्स है। ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है ये सब कैश कमिटमेंट है मेरी, और ये नोमरेटर क्या, कैश प्रॉफिट। इस रेशो में मैं क्या करता हूं, कैश प्रॉफिट को कैश कमिटमेंट के साथ कवर करता हूं, मतलब कंपैरिजन करता हूं इसका। समझने के लिए देखो बेटा, क्या होती है कैश कमिटमेंट। बेटा आपने डेट से पैसा लिया, डेट मतलब लोन से पैसा लिया। बाबू लोन से पैसा लिया, एक तो लोन की ब्याज देनी पड़ती है, और बेटा एक लोन का प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है ना, और अगर मैंने प्रेफरेंस से पैसा लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा देख लो, NCERT को कल आ जाती है बेटा 2 दिन के अंदर। 2 दिन पहले बेटा वो इक्विटी का पार्ट था, आज देखो लोन के साथ इंक्लूड करा दिया। आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो चीज़ आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, ये सब डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा है। अगर मैं लोन से पैसा उठाऊं, मेरी नज़र में ये कल भी लोन था, ये भी लोन है, सब चीज़ें लोन है बेटा। ठीक है ना, सिर्फ इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग को छोड़ दो, सब लोन है। मैं अगर किसी भी डेट से पैसा उठाऊं तो बेटा क्या क्या मेरे को पे करना पड़ता है, मैंने सब डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये सब क्या है, मेरी कैश कमिटमेंट, डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा। ठीक है ना, रेशो का नाम है डेट सर्विस कवरेज रेशो। अगर डेट की सर्विस करनी पड़े, पूरा उतारना पड़े, तो क्या क्या पे करना पड़ेगा।
सर अगर डिबेंचर का पैसा पूरा उतारना है, एक तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर प्रेफरेंस का पैसा पूरा उतारना है, क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड और बेटा प्रेफरेंस की रीपेमेंट। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा है और ये मेरी कैश कमिटमेंट है। नॉन कैश दे सकता हूं? सर नॉन कैश तो नहीं दे सकता, बता चुका हूं ये बात। तो ये तो बेटा कैश में ही देना पड़ेगा। बाबू अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मेरे कैश प्रॉफिट हो 20 लाख और बेटा कैश कमिटमेंट हो 10 लाख, तो इस रेशो का आंसर आएगा 2 टाइम्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि फर्म इतना कैश प्रॉफिट कमा रही है कि पूरी डेट की सर्विस 2 बार कर देगी। ब्याज की बात नहीं कर रहा मैं, खाली आईसीआर तो खाली ब्याज की बात करती थी। पूरी डेट की सर्विस सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 2 बार उतार देंगे, इतना पैसा कमा रहे हैं। और अगर ये रेशो 2-3 टाइम भी है ना तो बहुत अच्छी है। हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स डेट सर्विस। यहां मैंने स्टेटमेंट बदल दिया है, जितनी ज्यादा ये रेशो उतना कम रिस्क की कंपनी डेट सर्विस भी ना कर पाएगी। और बेटा अगर ये रेशो हायर दिखाई दे रही है ना, आंखें बंद करके डेट से पैसा ले लो, एंड वाइसा वर्सा। समझ आए? आपको बता देता हूं, मैंने पूरी रेशो समझा दी आपको। अगर बेटा किसी से डीएससीआर नहीं भी समझी गई, मतलब ये नहीं समझे गए कि कैसे कैश प्रॉफिट है, तब भी उसको उतने ही नंबर मिलेंगे। अब मैं समझा रहा हूं ये कैश प्रॉफिट कैसे है, बाकी मैंने सारी बात बोल दी। दोबारा बोल देता हूं एक बार। बेटा क्या नाम है डीएससीआर की फुल फॉर्म है? डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा क्या आपकी फर्म कवर भी कर पाती है कि नहीं? बेटा ये सब मेरे कैश प्रॉफिट्स हैं और मेरे को इसी पे चर्चा आगे बढ़ानी है कि कैसे कैश प्रॉफिट्स हैं। और ये बेटा मेरी कैश कमिटमेंट्स, या आप बोल सकते हो डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा। आप बेटा जब भी डेट से पैसा उठाते हो तो उसकी सर्विस करने के लिए आपको क्या क्या पे करना पड़ता है? बाबू आपको भी पता है, डेट हैव अ 2 फिक्स्ड लीगल ऑब्लिगेशन। किसी भी डेट से पैसा लो, 2 सरदर्दियां, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है, एक इंटरेस्ट की और दूसरी प्रिंसिपल रीपेमेंट की। मैंने प्रेफरेंस से पैसा उठाया, 2 सिरदर्दियां मेरी तब भी शुरू हो गई, एक प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरी प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो बेटा ये सब डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा है, ठीक है ना। और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं विद माय कैश प्रॉफिट्स। मैं बोलता हूं अगर एक मेरे कैश प्रॉफिट बाय चांस 20 लाख हो जाए और डेट की सर्विस के लिए मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए की जरूरत हो, इस रेशो का आंसर है 2 टाइम्स। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि पूरी डेट की सर्विस हम 2 बार कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 2 बार उतार देंगे लोन। इतना पैसा है हमारे पास, इतना प्रॉफिट एक साल में कमाते हैं, एक ही साल में। समझ आई बात? अगर डेट डीएससीआर 2-3 टाइम भी है ना तो बहुत अच्छी मानी जाती है। जितनी ज्यादा ये रेशो उतना कम रिस्क की कंपनी डेट की सर्विस भी नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। और अगर ये रेशो हायर है, 2-3 टाइम्स है, आंखें बंद करके कोई भी फर्म डेट से पैसा रेस कर सकती है, उसे दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात, ठीक है जी। एंड वाइसा वर्सा। अब बताऊं जी कैश प्रॉफिट कैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं है। पूरे चाहे 15 की जगह 20 मिनट लग जाए, कोई ऐसी टेंशन मत लेना, ठीक है जी। चलो लो बेटा, आपने मुझसे ये टेबल पढ़ा है बेटा कम से कम 3 से 4 बार। बाबू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो जो रिजल्ट आता है उसका नाम है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इसमें से टैक्सेस माइनस कर देता हूँ, रिजल्ट आता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देता हूँ, रिजल्ट आता है अर्निंग फॉर द इक्विटी, ठीक है बेटा। आपको बता देता हूं अगर मैं ईबीआईटी ना लिखना चाहूं तो मैं पीबीआईटी भी लिख सकता हूं। दिक्कत क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट फॉर द इक्विटी, ठीक है ना। बाबू अर्निंग और प्रॉफिट वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा।
ठीक है ना। आप बेटा EBIT की जगह PBIT लिख सकते हो, ठीक है ना। EBT की जगह PBT लिख सकते हो, PAT लिख सकते हो। यहाँ पर PAT लिखा है NCERT, तो इसका मतलब क्या है, EAT की बात चल रही है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। अब बहुत आराम से एक बात को समझना, मेरी तरफ देख रहे हैं सारे बेटा, इस टॉपिक में कोई ना बोलिए बेटा, वरना ये निकल जाएगा हाथ से, मैं पक्का बता। बाबू एक बात बताओ, जब मैंने डिनोमिनेटर में ये बात लिख दी कि मुझे अभी ब्याज देनी है, मैंने लिख दिया ना कि मुझे ब्याज देनी है, अगर मुझे ब्याज देनी है तो मैं किस जगह पे खड़े होके सोचूं कि मुझे ब्याज देनी है? यहां पर सोचूं कि ब्याज देनी है, यहां पर सोचूं ब्याज देनी है, यहां पर सोचूं या यहां पर सोचूं? मुझे ये बता दो। EBT पे खड़े होके सोचूं, EBIT पे खड़े होके सोचूं, EAT पे खड़े होके सोचूं या EFE पे खड़े होके सोचूं कि ब्याज देनी है जी अभी? ऑब्वियस बात है ना, EBIT। अगर आप कहोगे यहां खड़े होके सोचो, सोचने का क्या फायदा, ब्याज तो दे दिए। अगर आप कहोगे कि मैं EBT पे खड़े होकर सोच रहा हूँ जी ब्याज देनी है, फिर तो ब्याज दे चुके पहले, सोच क्या रहे हो बेटा? ये मानते हो कि EBIT पे खड़े होकर सोचें? पक्के देख लो सर, आप बोल रहे हो, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है ना। आपने कह दिया जी EBIT पे खड़े होकर सोचना है जी, ब्याज देनी है, ठीक है जी, पक्की बात। बाबू अब मेरे साथ एक समस्या है, मैंने मान तो लिया कि मुझे क्या करना है जी, ब्याज देनी है अभी, मैंने ये भी मान लिया कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ठीक है ना। लेकिन एक समस्या है, मैं जो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये मेरे ना कैश प्रॉफिट्स है। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट कब कैलकुलेट होते हैं बेटा? जब आप सारे कैश एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो। जब तक कैश एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे तब तक कैश प्रॉफिट निकलेंगे नहीं। ये तो बात समझ में आ रही होगी बेटा। मैं कैश प्रॉफिट निकाल रहा हूं। कैश प्रॉफिट क्यों निकाल रहा हूं? ICR में कमी थी, वो कैश को कंसीडर नहीं करता था, मैं यहां पे कैश कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना जी बेटा। अब मेरे साथ दिक्कत ये है, मुझे सारे कैश एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। ये जो टैक्स है ना, ये सरकार कैश में लेती है, ये कैश खर्चा है बिजनेस का, तो मुझे ये माइनस करना है, मुझे ये माइनस करना है टैक्स बेटा, ठीक है ना। चलो जी माइनस तो करेंगे बेटा, कैसे करेंगे अभी सुनना। मैंने क्या करा, मैं EBIT पे खड़े होकर सोच रहा था यार ब्याज देनी है और देंगे ही, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ समस्या, मैं EBIT लिखना तो चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मैं EBIT यहाँ पर लिख दूँ तो यार ब्याज भी देनी है अभी, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, और ये दोनों बातें लिखी भी है। लेकिन बेटा इसकी वजह से ना, अगर मैं यहाँ EBIT लिख दूँ तो एक बात रह जाएगी कि टैक्स भी देना रह गया, और टैक्स देना रह गया तो ये कभी भी कैश प्रॉफिट निकलेंगे नहीं। मुझे कैश प्रॉफिट निकालने हैं। कैश प्रॉफिट कब निकलेंगे? जब सारे कैश खर्चे माइनस कर दोगे बेटा, ठीक है ना। ब्याज देनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, इसलिए वो दोनों माइनस होंगे ही नहीं। मुझे ब्याज भी देनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो वो माइनस नहीं हो सकते कभी, ठीक है ना जी। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा काम करते हैं, EBIT में से ना गलत इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। गलत कर रहा हूं, दोबारा ऐड बैक करूं, क्योंकि मुझे टैक्सेस को माइनस करके पहुंचना है। मैंने क्या करा, EBIT में से गलत इंटरेस्ट माइनस कर दिया, गलत। मैं पहुंच गया कहां पर? EBT तक। बेटा मुझे टैक्सेस सरकार को देने थे कैश में, मैंने दे दिए। मैं कहां पहुंच गया? EAT तक। मैंने कहा ये लो EAT, और जो मैंने गलत ब्याज माइनस करी थी मैं ऐड कर देता हूं। समझ आई बात? नहीं आई? ठीक है, मैंने जल्दी नहीं करी। गंगा क्या हुआ, 12 बज गए क्या अभी से? आंखें खोल ले दोबारा ढंग से, जरा फिर समझाता हूं। बाबू मैंने आपसे सिंपल सी एक बात पूछी, जब आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हो कि ब्याज देनी है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है, मैं किस जगह खड़े होकर सोचूं जी ब्याज देनी है मुझे? पक्का है ना कि EBIT पे खड़े होकर सोचो। अगर आप कहो EBT पे खड़े होकर सोच लो ब्याज देनी है, तो अब सोचने का क्या फायदा? ब्याज देकर आते हो आप EBT का। या मैंने कहा जी ब्याज देनी है, तो मैं कहां खड़े होकर सोच रहा हूं? EBIT पे खड़े होकर सोच रहा हूं कि ब्याज देनी है। मैंने आपको बोला गलत माइनस करो इंटरेस्ट, गलत। आपने गलत माइनस करा, आप कहां पहुंच गए? EBT पर पहुंच गए। क्यों पहुंच रहे हो बेटा आप EBT पर? क्योंकि बेटा आपको सरकार को टैक्सेस कैश देने हैं, और मैं कैश प्रॉफिट निकालने चला हूं। जब तक सारे कैश खर्चे माइनस नहीं करोगे तब तक कैश प्रॉफिट जिंदगी में नहीं निकल सकते। तो मैंने क्या करा बेटा, सरकार को टैक्सेस कैश दे दिए। मैं कहां पहुंच गया? EAT तक, यानी कि PAT तक। मैंने ये लिख दिया PAT, और जो मैंने गलत इंटरेस्ट माइनस किया था बेटा वो भी लिख दिया।
अब समझ में आया क्या है ये PAT प्लस इंटरेस्ट। और आपको एक बात बताऊं, ये टीचर आपकी बात पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएंगे, मैं समझा दूंगा ये बात। आपके टीचर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप लिखना मत, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, एक रैंडम फिगर एज्यूम करते हैं, 10 लाख इंटरेस्ट है, 2 लाख ये आया, 8 लाख ये माना, 3 लाख ये आया, 5 लाख, ठीक है। बाबू मेरे को करना क्या, सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, EBIT पर आप खड़े होके सोच रहे हो कि आपको अभी ब्याज देनी है, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है बेटा, टैक्सेस कैश में जाते हैं, जिसकी वजह से मैं गलत माइनस करता हूं, टैक्सेस माइनस करता हूं, फिर इंटरेस्ट को ऐड करता हूं, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कर सकता सीधा EBIT माइनस टैक्सेस, अरे क्यों नहीं कर सकता, ये लो EBIT माइनस टैक्सेस करो, 10 लाख माइनस 3 लाख क्या आया, 7 लाख। अच्छा चलो जो ये कहता है NCERT वो कर लो, PAT प्लस इंटरेस्ट, ये क्या आया, ये नहीं लिख सकता इसको EBIT माइनस टैक्स। यार क्या बात कर रही है, क्यों, अभी तो प्रूव करा, और कैसे प्रूव करते हैं मुझे भी समझाओ। दोनों 7 ही लाख आएंगे, जो फिगर आप कहते हो मैं वो एज्यूम कर लेता हूं, दोनों बराबर आएंगे, जो आप कहोगे बताओ क्या एज्यूम कर रहे हैं, लो आप बता दो, मैं अभी जो आप कहोगे मैं वो लिखूंगा, तब भी बराबर आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। बेटा ये बात ध्यान रख लेना, मेरा समझाने का तरीका ही थोड़ा अलग है इस चीज को। बाबू आप EBIT माइनस टैक्स क्यों नहीं लिख सकते, समस्या तो वही की वही हल हुई ना। मेरे को EBIT पे खड़े होकर सोचना है कि ब्याज अभी देनी है, लेकिन समस्या क्या है, टैक्स कैश में जाता है, तो अगर मैं कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तभी मेरे कैश प्रॉफिट निकलेंगे, तो मैं EBIT में से टैक्स माइनस कर देता हूं डायरेक्टली। लेकिन NCERT ने क्या करा बेटा, उसको दूसरे तरीके से लिखवाया, वो थोड़ा और ज्यादा सोचने को कहता है, ठीक है ना। क्या पेपर में लिख सकते हो EBIT माइनस टैक्स, कसम खा लो हमने नहीं लिखना, क्योंकि बेटा आपके टीचर जिंदगी में बात समझ नहीं सकते, उनका लेवल वही है, उन 12वीं पढ़ाई है उन्होंने आज तक, ठीक है ना बेटा, उनको नहीं पता कि एक ऐसे भी कैलकुलेट होता है, उन्होंने काट देना है, NCERT में तो लिखा नहीं, दिखा कहाँ लिखा, उन्होंने यही कहना है आपको बाद में, तो पढ़ना इसी तरीके से है। तो EBIT पर हम खड़े होकर सोच रहे हैं कि हमें ब्याज देना है, हमने गलत ब्याज माइनस करी, हम पहुंचे EBT तक, टैक्सेस बिल्कुल सही माइनस करे क्योंकि कैश प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और अगर ये माइनस कर दिए तो कहां पहुंच गए हम, EAT तक। EAT जो गलत इंटरेस्ट माइनस किया था प्लस कर देना, ओके बात, 2 बार कहा था, कम से कम 4 बार बता दी बात। हाँ बोल बोल, हाँ मेरे को पता है तेरा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आंखें बंद करके, आधे से ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन अभी से, आधे से ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन हो रहा होगा, ये भी और ये भी तो कैश ही पे करते हैं, जब कैश प्रॉफिट निकाल रहे हो तो माइनस क्यों नहीं कर रहे इनको, है ना। यार एक बात बताओ, इसको ऐड करने का लॉजिक अलग ही है, आप समझ ही नहीं रहे इस चीज को। मैं इसको इस लॉजिक में माइनस कर रहा हूं क्योंकि ये कैश एक्सपेंस है, इन दोनों को इसलिए माइनस नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले ही लायबिलिटी बुक कर चुका हूं कि ये दोनों पे करने हैं। अगर आप इसको भी इस लॉजिक में माइनस करा दोगे कि ये भी तो कैश खर्चा है, माइनस कर दो, अगर मैंने इसको माइनस कर दिया, ये भी कैश खर्चा है, इसको माइनस कर दो, तो मैं यहां पर आ गया, फिर मैं डेट सर्विस की बात करूंगा कैसे, डेट की सर्विस में ब्याज चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, अगर मैंने दोनों को पे कर दिया फिर लिखो ही क्यों, फिर तो रबी कर देता हूं इसको। जब मैं मान के चल रहा हूं ब्याज दूंगा, जब मैं मान के चल रहा हूं प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, तो माइनस क्यों करूंगा उसको, चाहे वो कैसे तब भी माइनस नहीं करूंगा। तो भाई तभी तो रिजल्ट आएगा ना निकल के, तभी तो रिजल्ट निकल के आएगा ना कि डेट की सर्विस में कितना पैसा लगता है। अगर पे ही कर दूंगा बेटा, फिर कैसे निकालूंगा कि डेट की सर्विस में पैसा कितना लगता है। हाँ जी आएगा, 10-15 मिनट लगेंगे डाइजेस्ट होने में। हाँ बोलो। हाँ होंगी, क्यों नहीं निकल सकता, देख तेरे पास EBIT है तो 1 सेकंड में निकल सकता है, बाकी की बात सोचने की क्या जरूरत है, नहीं निकल सकता। तो यार कैलकुलेशन पेपर में करने में कितनी देर लगेगी, 2 ही मिनट। हाँ तो 2 मिनट में हो जाएगी कैलकुलेट ये तो। चलो जी लो प्यारे बच्चों, इतनी बात ओके हुई कि PAT प्लस इंटरेस्ट होगा। अभी 2 बातें और रह गई, हाँ अभी नहीं होगी तेरे को, अभी डाइजेस्ट होने में तुझे टाइम लगता है। लो बाबू सुनना,
बाबू EBIT से नीचे की कहानी क्लियर है, अब ऊपर की कहानी की तरफ बढ़ो। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करता हूं, और बेटा अब चक्कर आने शुरू हो जाएंगे आपको, सर पकड़ लो बाबू आज। हाँ जी, और लेवल और बढ़ेगा। बढ़ाऊं लेवल बढ़ाऊं? यार देखो मैंने तो बढ़ाना ही है, अगर आप हंस के बोलोगे ना कि बढ़ाओ तो बहुत मजा आएगा आपको भी मुझे भी। लेवल बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाए? वासु भाई बताएगा। वासु लेवल बढ़ाएं? हाँ बढ़ाओ बस, ठीक है। लो जी बेटा, वो कह रहा साल में एक दिन आना, वासु तो कहेगा ही। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दो तो जो रिजल्ट आता है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि बेटा EBIT। ऐसा ही है ना बेटा? अब सुनना बेटा, मेरे प्यारे बच्चों सुनना, ये हाथ से निकल जाएगा वरना। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो। सारे ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं? जो बिजनेस को ऑपरेट करने से हो रहे हैं। बिजनेस चला रहे हो तो खर्चे हो रहे हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, डेप इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं बिजनेस चला रहा हूं तो मशीनरी खरीद रहा हूं, मशीनरी खरीद रहा हूं, बिजनेस में मशीनरी यूज हो रही है तो डेप लग रहा है, ठीक है ना? मशीनरी की वैल्यू कहीं ना कहीं गिर रही है। बेटा बिजनेस नहीं चलाऊंगा तो ना तो मशीनरी खरीदूंगा ना ही डेप कभी लगेगा। डेप इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पढ़ोगे अकाउंट्स में भी पढ़ोगे ये बात आप, ठीक है ना? तो डेप एक ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस ऑपरेट करने से हो रहा है, यानी कि बेटा जीपी में से डेप भी डिडक्ट हुआ होगा। जब सारे ऑपरेटिंग खर्चे डिडक्ट हुए तो डेप्रिसिएशन भी हुआ होगा। जब ये डिडक्ट हुआ होगा तो भी EBIT पे आया होगा। मैंने सोचा यार मैं निकाल तो रहा हूं कैश प्रॉफिट, मैं निकाल तो रहा हूं कैश प्रॉफिट, तो मुझे माइनस करने चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सपेंसेस, जिसको नगद में देता हूं। डेप इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप किसी को देते हो क्या नगद में? सर मैंने फर्नीचर खरीदा, ये मान लो कुर्सी बेटा 800 की खरीदी, बाबू 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 600 रहेगी, मैंने 200 किसी को दिए? नगद दिए। डेप इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो सर माइनस कैसे करा आपने? आप EBIT तक पहुंचे थे बेटा, ये सब माइनस करके सारे ऑपरेटिंग खर्चे इंक्लूडिंग डेप, तो माइनस करा क्यों आपने बेटा? आप तो कैश प्रॉफिट निकाल रहे हो। अच्छा मैंने गलत माइनस कर दिया, कर दो ऐड बैक। हाँ भाई बता, तू ही बता पहले। अच्छा हाँ जी, समझ में आई बात बेटा? डेप क्यों ऐड करा? कैश प्रॉफिट निकाल रहा हूं, कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट तभी निकलेंगे सिर्फ कैश खर्चे माइनस होंगे, नॉन कैश खर्चे नहीं। नगद थोड़ी देता हूं डेप किसी को बेटा। तो आपने क्या किया था? जीपी में से डेप भी माइनस किया था, तब EBIT पर पहुंचे थे, ठीक है ना बेटा? तो बेटा डेप क्यों माइनस कर दिया जबकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस था? ऐड करो बेटा वापस कैश प्रॉफिट निकालने के लिए। और आपको इसी लॉजिक पे बता देता हूं, कोई और नॉन कैश एक्सपेंस भी हो जस्ट लाइक डेप, तो बेटा उसको भी ऐड कर देना। जैसे कि बेटा कुछ लोग गुडविल अमोर्टाइज्ड को भी माइनस कर देते, नगद में थोड़ी जाती है। अगर गुडविल आपकी गिर गई, बिजनेस की रेप्यूटेशन कम हो गई, तो नगद में थोड़ी किसी को कुछ पे करा, अगर वो भी माइनस कर दिया तो उसको भी ऐड बैक कर देना। डेप इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये मैंने अदर एक्सपेंसेस क्या लिख दिया, ये नॉन कैश होना चाहिए बेटा। डेप इज अ स्पेसिफिक नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसलिए बेटा डेप को अलग लिखा जाता है, बाकी सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस को अलग लिखा जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको DSCR समझ में आ जाए और आपको समझ में आ जाए कैश प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं। वरना बेटा मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता शहर का एक टीचर भी इसको बताता हूँ, ठीक है ना? आधों के नोट्स में DSCR दिखाई नहीं देगा। क्यों बेटा? इतना बड़ा फॉर्मूला देख के टीचर की वोट लग जाती है, बच्चा कुछ पूछ लेगा, छोड़ छोड़ छोड़, आसान आसान बात डाल नोट्स में। क्लियर है जी बात? अरे सर चलो जी एक बार और रिपीट करूं, फाइनल टाइम, ठीक है ना? लो कैश प्रॉफिट निकालने चला हूं, ऊपर की बात अभी भूल जाओ, सर बेटा EBIT से बात सोचना शुरू करो। बेटा आपने कैश कमिटमेंट्स में लिखा कि जब भी डेट की सर्विस करेंगे तो ब्याज भी देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे, डेट का प्रेफरेंस डिविडेंड भी देंगे और प्रेफरेंस का प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे। यही लिखा ना अपने कैश कमिटमेंट में कि हम पे करेंगे बेटा।
चलो जी पे करेंगे तो करेंगे। बाबू अब जब मुझे पे करना ही है ब्याज, तो मैं किस जगह पे खड़े होके सोचूं कि ब्याज मुझे देना है? आपने सबने बताया कि ईबीआईटी पे खड़े होके सोचो, और बेटा बिल्कुल लॉजिकल है, मैं ईबीटी पे खड़े होके थोड़ी सोचूंगा कि ब्याज देना है। बेटा फिर तो ऑलरेडी ब्याज पे कर चुके, फिर सोचना क्या रह गया बेटा? जब आपको ये देखना है कि मुझे ब्याज अभी देना है, मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड अभी देना है, तो इसको माइनस बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? तो आप ईबीआईटी पे खड़े होके सोच रहे हो जी ब्याज भी दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दूंगा, लेकिन आपके सामने समस्या है कि आप ईबीआईटी नहीं लिख सकते यहां पर। क्यों बेटा? आप निकाल रहे हो कैश प्रॉफिट, और कैश प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होते हैं जब सारे कैश खर्चे माइनस हो जाते हैं, और सारे कैश खर्चों में से इन सब में से बेटा एक कैश खर्चा आपको दिखाई दे रहा है टैक्स। ये दोनों को माइनस ना करने का लॉजिक क्या है बेटा? ये दोनों तो आपने लिख दिया अपनी लायबिलिटी में कि पे करूंगा भी। अगर बेटा माइनस कर दोगे फिर तो पे हो चुका, फिर क्या मुद्दा रह गया? अभी तो पे करने आए ना बेटा, तो इन दोनों को तो माइनस करना ही नहीं बेटा। लेकिन टैक्स एक ऐसा खर्चा है जो बेटा कैश में माइनस होता है, तो टैक्स तो बेटा माइनस करना ही पड़ेगा, तब तक निकल ही नहीं सकता है बेटा कैश प्रॉफिट। तो क्या करूं बेटा? मैं ईबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट माइनस करा, मैं कहां पहुंच गया बेटा? गलत इंटरेस्ट माइनस करा, पहुंच गया बेटा ईबीटी तक। टैक्सेस को सही माइनस करा, पहुंच गया बेटा ईएटी तक। ईएटी चिपकाया, जो इंटरेस्ट गलत माइनस करा था वो चिपकाया। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर है, ऊपर वाली कहानी। जीपी में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते हो तो रिजल्ट आता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। ठीक है ना बेटा? सारे ऑपरेटिंग खर्चों में से कुछ ऑपरेटिंग खर्चे ऐसे हो सकते हैं बेटा जो नॉन कैश और आपने माइनस कर दिए, जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपने ठीक करा, लेकिन कैश प्रॉफिट निकालने के लिए आपने ठीक नहीं करा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बिल्कुल सही निकाला अगर आपने डेप माइनस करा, लेकिन बेटा मैं निकाल रहा हूं कैश प्रॉफिट, वो सही नहीं निकाला आपने। तो अगर आपने डेप माइनस कर दिया था, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस था, क्यों माइनस कर दिया था? गलत माइनस कर दिया था ना, सही करने के लिए ऐड बैक कर दो। और ऑन द सेम लॉजिक अगर कोई और नॉन कैश खर्चा भी है तो उसको भी ऐड बैक कर देना। यकीन मानना पूरी 12 का सबसे मुश्किल टॉपिक आप फिनिश करने बस जा ही रहे हो, बस हो ही गया लगभग। ठीक है जी, एक और हेडिंग देखना बेटा नोट्स में। अभी आपको बता दूं हम पढ़ क्या रहे थे, अभी तो झांझ इतनी होगी बेटा समझ नहीं आ रहा पढ़ क्या रहे थे। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, गंगा कह रही है हाँ सच में होगी इतनी। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, या फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा 4th नंबर पे एक हेडिंग लिखी गई होगी जिसका नाम है ROI, है ना? इधर देखना मेरी तरफ, ये हेडिंग पे कोई खासी चर्चा नहीं करनी है मुझे, सामने देखो बस मेरी तरफ। 4th हेडिंग का नाम है ROI। याद है बेटा जिस दिन मैंने दोनों एग्जाम्पल कराए थे ROI का डिस्कशन किया था, कल भी बात करिए ROI की आपके साथ। बेटा ROI हेडिंग में क्या लिखोगे? इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट। जब भी ROI ब्याज से बड़ा होता है, जितना डेट डालते चले जाते हो बेटा उतना EPS बढ़ता चला जाता है। याद है आपको ये बात? ठीक है ना बेटा? पहला एग्जांपल याद है ना? 13.33% और ये था 10%, और लोन ले रहा था 10 लाख का, EPS और बढ़ रहा था 20 लाख का और बढ़ रहा था। और बेटा वाइसा वर्सा, दैट सिंपली मीन्स अगर ROI इंटरेस्ट रेट से कम है तो बेटा कभी भी पैसा डेट से नहीं लेना, मतलब इक्विटी से लेना। 4th हेडिंग फिनिश। बची 2, तेरा क्या हो गया? कालिया। जब इतने सारों का कुछ नहीं हुआ तो तेरा भी क्या ही होगा। लो जी बेटा, एक हेडिंग होगी कंट्रोल और एक हेडिंग है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हेडिंग कहाँ लिखी गई है? नंबर बता दो। 6th है, 5th है? तो पहले बेटा कॉस्ट ऑफ डेट की बात करनी है मुझे। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ, एक एग्जाम्पल इस पे भी और फिनिश। बेटा कॉस्ट ऑफ डेट देख लो, नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा डेट की कॉस्ट होती क्या ये तो बता दो। पता है ना डेट की कॉस्ट क्या होती है? ब्याज होती है बेटा। जब भी डेट से पैसा लेते हो ब्याज लेना पड़ता है। इनडायरेक्टली इस हेडिंग का नाम ही इंटरेस्ट है बेटा। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट क्या होती है बेटा? ब्याज होती है। किसी भी लोन से पैसा लेते हो ब्याज देनी पड़ती है। लो प्यारे बच्चों समझना बाबू, बिफोर डीमोनेटाइजेशन इंटरेस्ट रेट ना एवरेजली हमारी इंडस्ट्री में 12% थे। लोन ले लो, डिवेंचर से पैसा ले लो 12% पे। अंश भाई या यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं कसम से यहीं पढ़ा रहा हूँ मैं।
पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ठीक है, उसकी तस्वीर दिखाई देती होगी तुझे बेटा मेरे नोट्स में, पर ऐसे थोड़ी तो सुबह सुबह देखना शुरू कर, रात को पढ़ा कर बेटा नोट्स ढंग से। चलो हाँ लो बेटा, हाँ बातें कैसी करें यार, ये मेरे दिमाग में फिर अलग अलग ख्याल आते हैं। ऐसे एक पढ़ रहा नोट जैसे ये आज ही रात टॉप करेगा, कल यस का बोर्ड का पेपर। लो बेटा, इंटरेस्ट बेटा 12% था इंडस्ट्री में, और मान के चलो कि कंपनी की कैपेसिटी है कि कंपनी 96,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकती। कंपनी कमाई इतना रही है, उसके पास प्रॉफिट इतने हैं कि वो बेटा लाख के आसपास इंटरेस्ट दे सकती है। 96,000 मैं बोल के चल रहा हूँ कि ब्याज दे सकती है। तो बेटा कंपनी क्या करती थी, जब उसको पता है 12% ब्याज का रेट है और आप दे ही बेटा सिर्फ 96,000 सकते हो, तो आपने क्या करा, आप लोन ही 8 लाख लेते थे। 8 लाख का 12% 96,000। बेटा आप पूरी मैक्सिमम कोशिश करते हो कि मैक्सिमम तो डेट से ही लो। आपको पता है ना, डेट के साथ ऐसे जुड़े हुए बहुत सारे फायदे हैं जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और मैंने कल भी बोला था, मैं प्रेफरेंस हमेशा बेटा किसको देता हूं, डेट को देता हूं। डेट के ऐसे 3 फायदे आप पढ़ चुके हो जो कभी इक्विटी में नहीं होते बेटा। फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज, टैक्स सेव करा कर देता है। एक और भी है बेटा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, वो नेक्स्ट हेडिंग है। उसके बाद बेटा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक भी, और ये डेट के चारों फायदे आपको पता लग जाएंगे। तो बेटा कंपनी को पता है कि मैक्सिमम 96,000 ब्याज दे सकते हैं, तो कंपनी ने मैक्सिमम लोन ले लिया 8 लाख। ठीक है, 8 लाख का 12% 96,000, ठीक है ना। तो बेटा चलो बढ़ो आगे। अब हुआ क्या, डीमोनेटाइजेशन हो गया, बैंकों के पास पैसा ही पैसा हो गया बेटा। बैंकों ने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको था लोन बांटना है हमारे को फटाफट से। ठीक है जी बेटा, बैंक ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करके कर दिया 8%। समझदार को इशारा काफी। बेटा जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, कंपनी की कैपेसिटी टू बोरो द फंड इंक्रीजेस। बेटा अब कंपनी को लगता है 8 क्यों, लोन अमाउंट इंक्रीज कराकर 12 लाख करा लेते हैं। सर समझदार को इशारा काफी, कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो हमेशा डेट से ज्यादा पैसा लिया जाता है, एंड वाइसा वर्सा। अगर बेटा ये 12 की जगह 16 हो जाता तो बेटा ये 8 की जगह 6 ही रह जाता, वो भी 96 ही बैठता। ठीक है ना, जब भी ब्याज बढ़ेगा हमेशा डेट से पैसा कम लोगे, यानी कि इक्विटी से ज्यादा लोगे, और जब भी बेटा ब्याज गिरेगा कंपनी की कैपेसिटी टू बोरो द एडिशनल फंड राइजेस। सिंपल बात, ये तो सिंपल हेडिंग है यार, इसमें तो टाइम क्यों लगवा रहे हो। ओके ना बात बेटा। एक बात रह गई, कंट्रोल। लो प्यारे बच्चों, कंट्रोल के भी ऊपर चलो खत्म कर ही लेते हैं। अरे हो गया क्या, चलो कल कर लेंगे यार, को नहीं होता, आज ओवरडोज हो गई। ठीक है जी, चलो आज के लिए बेटा फिर इतना ही रखते हैं हम। बाय बाय।